नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th यूपी बोर्ड के इंग्लिश के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और हम देखेंगे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे आसान और सरल तरीके से हम कैसे उनका उत्तर दे सकते हैं। तो यूपी बोर्ड का 2020 में जो कक्षा 10 का इंग्लिश का पेपर हुआ था, ये उसका पेपर है। देखिए, सबसे पहली बात ध्यान से समझिएगा, किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उसको समझने वाली बात है। आपके पास समय होते हैं 3 घंटे 15 मिनट और चूँकि इस मॉडल पेपर को इसलिए सॉल्व करवा रहे हैं क्योंकि हमने आपका इंग्लिश रीडर कंप्लीट कर दिया है। तो एक बार आपको आइडिया भी हो जाएगा कि सिलेबस पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है, अब आपको किस तरह से उसको प्रिपेयर करना है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, सारा का सारा सिलेबस आपको क्लास 10th की इंग्लिश रीडर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो अब देखिए, समय आपके पास है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक है 70। तो सबसे पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए कि नोट में कहता है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी 15 मिनट का समय आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिया गया है। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। यहाँ क्वेश्चन पेपर 2 भागों में बटा हुआ है, ए एंड बी। ठीक है, दूसरा कहते हैं कि ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द 2 सेक्शंस, यानी दोनों सेक्शन में जो क्वेश्चंस हैं, सभी प्रश्न हैं, आर कंपलसरी, अनिवार्य हैं। तीसरा कहते हैं कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस, यानी सभी प्रश्न के सामने उसके अंक निर्धारित हैं, लिखे गए हैं। चौथा कहते हैं कि रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, यानी प्रश्नों का उत्तर देने से पहले उन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए। तो अब चलते हैं अगले पेज पर। तो सबसे पहले सेक्शन ए जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज को पढ़ करके आपको उसके आंसर लिखने होंगे। तो देखिए क्या कहता है, मैं पैसेज की हिंदी नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सारा पढ़ाया है। तो कहते हैं योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, do not follow them, answer my question first and then you can quench your thirst. This pool belongs to me. It did not take Yudhishthira a moment to understand that there could be none other than the words of a yaksha, and guessed what had happened to his brothers. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He said to his bodiless voice, please ask your question. तो इतना लंबा पैसेज। अब पैसेज में ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपसे 99% तक ये कहा जा सकता है कि आपसे अध्याय का नाम और लेखक का नाम जरूर पूछेगा, चाहे जो पैसेज देगा, ये मैक्सिमम होता है। तो सभी अध्याय का और उसके लेखक का नाम अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो अब सबसे पहला प्रश्न पूछता है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, यानी जिस अध्याय से यह पैसेज लिया गया है उसका नाम लिखिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, इस अध्याय के लेखक कौन है, और ये कितने अंकों का है, 2 अंकों का। ठीक है, तो ये सब हमने किया है, पहले से ही होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब मैंने कराया है, बट फिर से मैं करा दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। इसको ऐसे करना है कि दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन, यहाँ पे होगा फ्रॉम द लेसन, उसके बाद इन्वर्टेड कामा में द का टी कैपिटल, इंचर्टेड पूल का ई कैपिटल, और पूल यहाँ पे पी कैपिटल होगा, पी, और फिर फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कामा बंद कर देना है। उसके बाद लेखक का नाम लिखने के लिए सी डॉट राजा गोपालाचारी, ध्यान देने वाली बात है, सी भी कैपिटल होगा और राजा गोपालाचारी का आर भी कैपिटल होगा, इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कराई हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं, यहाँ पे नहीं अगले पेज पे होगा, ये है अगला क्वेश्चन कि हु वाज द ऑनर ऑफ द पूल, उस तालाब का मालिक कौन था। वाई डिड द 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाई, युधिष्ठिर के 4 भाई क्यों मर गए। तो सेकंड आंसर कि यक्षा वाज द ओनर ऑफ द पूल, द 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिरा, युधिष्ठिरा का वाई कैपिटल है, डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड
द वर्ड्स ऑफ यक्षा, क्योंकि उन्होंने यक्ष की बात नहीं सुनी इसलिए वो मर गए। ये सारी चीज़ें आपको पैसेज को देख करके उसमें से उत्तर देना है। मैंने पहले से लिख दिया है क्योंकि मैंने बहुत सारे पैसेज कराए हैं, सारी की सारी मैंने एक्सरसाइज कराई है बुक से, इसलिए मैंने लिख दिया है। आप अपने हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, जब पैसेज को जैसे ही आप पार करेंगे तो आपको सेकंड आंसर मिलेगा। और सेकंड आंसर में क्या कहेगा कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। एक छात्र ने मुझसे पूछा था कि सर ये जो लॉन्ग आंसर होते हैं क्या इनका उत्तर गिन करके 60 शब्दों में यानी 60 वर्ड में लिखना होता है? तो भैया ऐसा नहीं होता। ये जो 60 होता है इसका मतलब होता है कि बड़ा लिखिए थोड़ा सा, और ये जो 25 होता है इसका मतलब होता है भाई छोटा सा लिखिए, थोड़े में लिखिए। तो 60 का मतलब ये नहीं होता कि आपको गिन करके 60 ही वर्ड लिखने हैं, उससे ज़्यादा एक भी वर्ड नहीं लिखना और ना ही उससे कम लिखना है। यहाँ पे इनका 60 से ये मतलब होता है कि ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर का है, ठीक है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। और अब देखिए यहाँ पे कहता है कि आंसर वन, यानी किसी एक का क्वेश्चन किया है दो, और कह रहा है कि दोनों में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना है, दोनों का नहीं लिखना है। ध्यान से समझिएगा। जैसे ही आप सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे वो आपको एक लॉन्ग आंसर पूछेगा, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा, और वहाँ पे आपको दो क्वेश्चन देके कहेगा कि आपको केवल एक ही लिखना है, दोनों को नहीं लिखना है। तो अब आप चाहें तो इसको कर सकते हैं या फिर चाहें तो इसको कर सकते हैं। बात यहाँ पे है कि ये प्रोज से ही पूछेगा, ठीक है। यानी 6 अध्याय पढ़े आपने और आपसे प्रश्न कितने पूछेगा? केवल 2, ठीक है। और 2 में से आपको कितना करना है? केवल 1। तो कहता है कि वाई वाज यक्षा प्लीज विश युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर से यक्ष क्यों प्रसन्न हुआ, एंड व्हाट डिड ही डू देन, और तब उसने क्या किया। तो ये मैंने द इंचेंटेड पूल चैप्टर जो मैंने कराया है एक्सरसाइज, उसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में मैंने ये एक्सरसाइज कराई है, इसका आंसर लिखा है। आप जाकर क्लास 10th की इंग्लिश रीडर की प्लेलिस्ट से अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, सारी की सारी एक्सरसाइज कराई गई है। और यहाँ पे जो सेकंड है कि व्हाट मेड लेंचो राइट टू गॉड, यानी लेंचो किस कारणवश भगवान को पत्र लिखता है, व्हाट वाज इट्स रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या होता है। तो दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो चलिए पहले वाले का हम दे देते हैं आंसर। इसका आंसर होगा इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर्स युधिष्ठिर रीच्ड द सेम पूल फुल स्टॉप व्हेन ही वांटेड टू ड्रिंक वाटर कॉमा ही आल्सो हर्ड द सेम वार्निंग फुल स्टॉप हिज ब्रदर्स वर लेइंग टेथ हियर द पूल, सॉरी यहाँ पे ये नियर है, ये थोड़ा सा यच जैसा दिख रहा है, ये यन है, NEAR। बट युधिष्ठिर answered all the questions of Yaksha full stop. Yaksha was pleased by his answers फिर full stop, so he became ready to revive one of his brothers of his choice. युधिष्ठिर choose Nakula the son of Madri, यहाँ पे कामा है, because he comma the son of Kunti was alive full stop, in order to keep the scale of justice even, comma he wanted to revive Madri apostrophe yes है, Madri son Nakula। Thus Yudhishthira's apostrophe yes है यहाँ पे भी, Yudhishthira's impartiality IMPARTIALITY pleased the Yaksha most full stop, ठीक है। So Yaksha rewarded him by reviving his all dead brothers। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे जब थर्ड नंबर पर पहुंचेंगे तो आपको कहेगा कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, सॉरी 2 है, यानी ये जो 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं इनमें से किन्हीं 2 का उत्तर लिखिए। ये भी प्रोज का ही है, ठीक है। यानी प्रोज से कुल मिला के कितने क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे 2 थे जिसमें से आपको 1 लिखना था, यहाँ पे 3 थे जिसमें से आपको 2 लिखना था, तो 1 + 2 = 3, यानी पूरे के पूरे प्रोज से 6 चैप्टर से आपको केवल कितने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं? 3 क्वेश्चंस के। तो अब देखिए पहला कहते हैं कि व्हाट डिड द ओल्ड मर्चेंट डू ऑल हिज लाइफ, वृद्ध व्यापारी ने अपने पूरे जीवन में क्या किया। तो ये टॉर्च बियरर्स का है, और चूंकि टॉर्च बियरर्स आपके चैप्टर से इस वर्ष के लिए हटाया गया है,
नया सिलेबस अगर आपने नहीं देखा है तो आपको क्लास 10th की इंग्लिश रीडर की प्लेलिस्ट में नया सिलेबस इंग्लिश का मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर मैं नहीं करा रहा, ठीक है। सेकेंड, व्हाट डिड द जेलर से टू सुक्रातीस बिफोर गिविंग हिम अ कप ऑफ पॉइजन, यानी सुकरात को एक प्याला जहर देने से पहले जेलर ने उनसे क्या कहा था। तो ये सुकरात का है, इसको मैं कराऊंगा। लेकिन आगे अगर देखें तो व्हाट डिड तानसेन डू टू मेक स्वामी हरिदास सिंग फॉर अकबर, तो अकबर के लिए स्वामी हरिदास गाएं, इसके लिए तानसेन ने क्या किया था। तो ये भी आपका 6 चैप्टर का है और 6ठा अध्याय भी आपकी पुस्तक से इस वर्ष के लिए हटाया गया है। तो इसका भी आंसर मैं नहीं दूंगा, तो सिर्फ इसका एक आंसर दे रहा हूँ। आप ध्यान से यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 का उत्तर आपको देना होगा। तो यह है कि बिफोर गिविंग सुक्रातीस अ कप ऑफ पॉइजन द जेलर सेड टू हिम दैट ही वुड नॉट बी एंग्री विथ हिम, ये विथ है, डब्लू है, with him because others and not he were responsible for it। देखिए ये सारी की सारी एक्सरसाइज हमने कराई है। अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सीधा क्लास 10th की इंग्लिश रीडर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे। वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से और हिंदी टेक्स्ट का भी अध्ययन अच्छी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे हम केवल मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी हो गई। अब आगे चलते हैं। अब जब आप आगे आएंगे तो आपको मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी, यानी लिस्ट ए से लिस्ट बी को मिलाना होता है। ये हमने पहले से लिख दिया है। होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि, ड्रैप्ड का मतलब होता है कवर्ड, जैसा आप देख सकते हैं, आच्छादित। प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, फोरटोल्ड। अनिच्छुक का मतलब होता है रिलक्टेंट, यानी अनविलिंगली, ठीक है। तो ये चीज़ थी प्रोज की, तो प्रोज हुआ कंप्लीट। अब आगे पोएट्री में देखिए आपसे क्या क्या पूछता है। पोएट्री में आपको सबसे पहले एक स्टैंजा दिया जाता है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो इस स्टैंजा को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो एक पहला प्रश्न पूछता है कि व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाट इज नॉट इट्स गोल। इस स्टैंजा को पढ़ के आपको आंसर देना है। और दूसरा आंसर है कि व्हाट इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। तो ये दोनों हमने कराए हैं, सीधा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। तो कह रहा है व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाट इज़ नॉट इट्स गोल। तो ये पहले का आंसर होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो आंसर है कि लाइफ इज़ ए रियलिटी, इट इज़ फुल ऑफ zeal to rise and rise, it should be taken very seriously, only death is not its goal। आगे कहते हैं कि what is not spoken of the soul। तो देखिए dust to what to dust you returnest was not spoken of the soul। तो ये वाला कथन सोल के लिए कहा गया है, आत्मा के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द वर्ड्स इन्वर्टेड कामा में है dust do art कामा to dust returnest वर नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। बिकॉज आप चाहे तो बिकॉज लगा के या सीधा फुल स्टॉप लगा के आप आगे लिख सकते हैं कि सोल इज इमॉर्टल, यानी आत्मा अमर है। IMMORTAL। पोइट्री में ही जब आप आगे चलते हैं तो छठा क्वेश्चन आपको मिलता है सेंट्रल आइडिया का। देखिए जितनी बार मैंने सेंट्रल आइडिया पढ़ाया, हर बार आपसे कहा कि सेंट्रल आइडिया पर विशेष ध्यान ना देके आप 4 लाइन की पोयम याद कीजिए। क्योंकि देखिए कहता है कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी इन दोनों पोएम में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया देना है। और कितने नंबर मिलेंगे आपको? 3 नंबर। या फिर अथवा, यानी इसमें से या तो इसको करें या फिर इसको करें। राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यानी अपनी पाठ्य पुस्तिका से आपको 4 लाइन की कविता लिखनी है। ध्यान रखना है कि डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर्स, यानी इस पेपर में जो ये 4 लाइनें दी गई हैं इसको नहीं लिखना है, बल्कि अगर आपने अलग से याद की हैं तो आप 4 लाइन की पोएम लिख दीजिए, आपको 3 नंबर हम दे देंगे। तो पोएम लिखना आसान होता है सेंट्रल आइडिया लिखने की तुलना में। तो आप लोग जैसा आपको ठीक लगे, मैं रिकमेंड करूँगा, मैं कहूँगा कि आप 4 लाइन की पोएम याद करें और 2 चैप्टर से याद करें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है पहला वाला इसमें आ जाए तो दूसरा वाला तो आपके लिए तैयार रहेगा। यानी कम से कम 2 पोएम याद कीजिए 4-4 लाइन की, या फिर एक ही पोएम को, यानी फाउंटेन वाली पोएम को 8 लाइन याद कर लीजिए।
क्योंकि 4 इसमें पूछ लेगा तो आप याद किए रहेंगे 8 लाइन, तो 4 आपकी बच जाएंगी और उस 4 को आप पेपर में लिख सकते हैं। तो जैसा आप चाहें आप कर सकते हैं। सेंट्रल आइडिया भी हमने करवाया है, आपको क्लास 10th इंग्लिश रीडर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब जब आप 7वें प्रश्न पर आएंगे तो आपका इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर स्टार्ट हो जाएगा, यानी पोएट्री से केवल 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न स्टेंजा होता है और दूसरे प्रश्न में या तो आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है या फिर पोएम लिखनी होती है। साफ सी बात इतनी सी है कि पोएट्री से आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखने होते, ठीक है, सिर्फ स्टेंजा आता है, ठीक है। आगे कहते हैं कि सप्लीमेंट्री रीडर में कि आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, सप्लीमेंट्री रीडर से पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हु वाज विक्रमादित्य, वेयर डिड ही रेन, विक्रमादित्य कौन थे और वो कहाँ पर शासन करते थे। 2-2 नंबर के हैं, 2 नंबर का ये है और 2 नंबर का ये है, यानी सभी 2-2 नंबर के हैं, आपको केवल 2 ही करना है। और वाई डिड ऑल द साइंटिस्ट लाफ एट एडिसन, एडिसन पर सभी साइंटिस्ट क्यों हंस रहे थे। और हु वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, तो ये आपका 3rd चैप्टर से है और चूंकि 3rd चैप्टर आपकी पुस्तक से हटाया जा चुका है इस वर्ष के लिए, तो इसका आंसर मैं नहीं कराऊंगा, ये दोनों मैं करा देता हूँ क्योंकि मैंने कराया है पहले से भी, लेकिन यहाँ पर भी मैं इसको करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये विक्रमादित्य वाले का है कि विक्रमादित्य वाज ए किंग फेमस फॉर हिज जस्टिस, विक्रमादित्य एक राजा थे और अपने जस्टिस के लिए, न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। ही रेंड ओवर उज्जैन, OVER ओवर उज्जैन, वो उज्जैन पर शासन करते थे। और एडिसन वाले का है कि व्हेन एडिसन स्टार्टेड वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब कामा अदर साइंटिस्ट थॉट इट इम्पॉसिबल एंड लाफ्ड एट एडिसन। ये सारी चीज़ें हमने कराई हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हम इसको करा दे रहे हैं। आगे चलते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर से ही 8वां प्रश्न आपको मिलता है जिसमें आपको सही और गलत बताना होता है, यानी पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और इसमें से चारों के चारों करने होते हैं और हर एक नंबर का होता है। 4 × 1 आप देख सकते हैं 4 नंबर का है, यानी चारों एक नंबर के हैं। तो एडिसन वाज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, तो जाहिर सी बात है कि एडिसन वाला ये सही है कि जब तक एडिसन सही उत्तर नहीं प्राप्त कर लेते थे वो संतुष्ट नहीं होते थे। और ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन बर्लिन इन 1936, तो अभी आपके अध्याय से ये चैप्टर ही हटाया जा चुका है, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं, यानी इसको करते ही नहीं, आप एडिशन वाला कर लीजिएगा ठीक से, ठीक है। और नो वन नोज द नेम ऑफ विक्रमादित्य इन इंडिया, तो जाहिर सी बात है कि ये गलत है। और लुज लॉन्ग वाज जेलस ऑफ जेसी ओवेंस, तो ये भी आपकी पुस्तक से हटाया जा चुका है, ये भी हम नहीं कर रहे हैं। बाकी आप जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा कि लुज लॉन्ग वाज जेलस ऑफ जेसी ओवेंस, तो ये गलत होगा, लेकिन आपकी पुस्तक में है ही नहीं इस वर्ष के लिए, क्योंकि भारत सरकार ने 30% सिलेबस कम कर दिया है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। फिर आपको सही विकल्प चूज़ करने होते हैं। तो एडिसन वाज फाउंड ऑफ, देखिए ये भी एक नंबर का होता है, 4 क्वेश्चन पूछेगा और एक नंबर का होगा। तो एडिसन वाज फाउंड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, ये सब हमने कराया है। अगला क्वेश्चन, द जजमेंट सीट ऑफ किंग विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ, राजा विक्रमादित्य का सिंहासन बना था, किससे बना था? चांदी से, सोने से, पत्थर से, लकड़ी से। तो ये आपको कमेंट करके हमें बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अभी जस्ट वीडियो पॉज कीजिए और तुरंत कमेंट करके हमें बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आपने इस अध्याय को अच्छे से पढ़ा है, मैंने एक्सरसाइज पूरी की पूरी कराई है। तो आप इसको तुरंत कमेंट करके मुझे बताइए, फिर आगे आइए। थर्ड है कि द किंग कुड नॉट सिट ऑन द सीट ऑफ जजमेंट, द किंग कुड नॉट सिट ऑन द सीट ऑफ जजमेंट बिकॉज, यानी राजा न्याय सिंहासन पर नहीं बैठ सका क्योंकि His heart was not pure as that of a little child, ये सही होगा। बाकी ये तीनों आप पढ़ लीजिए। He could not pray, उसने प्रार्थना भी की थी, ये कह रहा है कि उसने प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन हम जानते हैं कि उसने प्रार्थना की थी। His people dislike him, उसके लोग उसे पसंद नहीं करते थे। He did not keep fast, उसने उपवास नहीं रखा था। ये जेसी ओवेंस का है, तो ये भी हम नहीं कर रहे हैं। 4 प्रश्न आपसे पूछेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 प्रश्न पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा? तो भाई जैसे ये सेम चैप्टर से आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिया, उसी तरह से जैसे ये जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य से 2 क्वेश्चन आ गए, उसी तरह से हो सकता है 2 क्वेश्चन वो एडिसन वाले चैप्टर से दे दे, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस से कर दे। यानी ये चैप्टर आपका हटाया जा चुका है
इस वर्ष के लिए, यानी थर्ड चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़। और इसी के साथ आपका इंग्लिश रीडर समाप्त होता है और सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जिसमें कि इंग्लिश ग्रामर आती है। तो सबसे पहले आप ध्यान से समझिएगा कैसे बनते हैं ग्रामर में प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देता है कि डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी इन्हें सही रूप में लिखना होता है, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति है बेटा, उसके पैर की जगह उसके हाथ लगा दिए गए हैं और हाथ की जगह उसके पैर लगा दिए गए हैं। अब उस व्यक्ति को हमें सही रूप देना है। उसी तरह से ये सेंटेंस है, टूटा फूटा है, इसे सही रूप देना है। जैसे दे, ग्रेट, रिस्पेक्ट, देयर, शुड, फॉर, एल्डर, हैव, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता ना। तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखता है कि फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाई रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, यानी इसको रीऑर्डर करके करेक्ट सेंटेंस बनाना है, ऐसा वाक्य बनाना है जिसका कोई अर्थ हो। तो इसे सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जिस तरह से सेंटेंस बनता है उस रूप में हम इसको लिखते हैं। तो इसको मैंने पहले ही लिख दिया है। जब मैं ग्रामर पढ़ाऊँगा, चूँकि अभी केवल 10 से ही पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं ग्रामर में आगे चलूँगा तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से। तो अभी के लिए आप इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं कि दे शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देयर एल्डर्स, ठीक है। आगे देखेंगे इसी क्रम में, तो आगे आपको कहेगा सेकंड में कि डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे, क्या तुमने कल अपना काम पूरा कर लिया था। तो इसको क्या करना होगा, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस भी मैंने अभी नहीं पढ़ाया। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्द ही, चूँकि अभी टेंस चल रहा है और जल्दी ही हम आगे बढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको विधिवत ढंग से बहुत प्यार से समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो क्लास 9th में अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो पढ़ाएंगे ही। इसका पैसिव वॉइस आपका हो जाएगा कि वाज योर वर्क कंप्लीटेड बाय यू यस्टरडे, ठीक है। और ये सब कितने कितने नंबर के हैं, 2-2 नंबर के। आगे चलेंगे तो थर्ड में आएगा मोहन सेड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा कि मोहन आस्क्ड मी इफ़ यू, यानी यू सेकंड पर्सन, मी, आई वर राइटिंग अ लेटर, ठीक है। आगे मैं आपको नारेशन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा किस तरह से होता है, क्योंकि अभी हम केवल मॉडल पेपर को देख रहे हैं। एक बार आने वाले समय में मैं एक मॉडल पेपर और सॉल्व कराऊंगा, वहाँ पे जब मैं ग्रामर को भी पूरी तरह से पढ़ा लूँगा तब मैं उस मॉडल पेपर को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आगे आपको कहेगा फोर्थ में कि दे आर, यहाँ पे ये भरना होता है। ये कह रहा है कि यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी होती है। तो यहाँ पे हमने आर पहले ही भर दिया है, दे आर वर्किंग हार्ड फॉर 5 days, ठीक है। आगे चलते हैं, ये 10वें प्रश्न को पार करके जब 11वें प्रश्न पर चलते हैं, तो ये 11वें प्रश्न पर देता है कि चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना है। यहाँ पे आपको 3 प्रीपोजिशन दी गई है और सेंटेंस दिया है कि आई एग्री योर प्रपोजल। ध्यान से समझिए, कई लोग यहाँ पे विथ से भी सहमत हो जाएंगे, कई लोग यहाँ पे टू से भी सहमत हो जाएंगे, लेकिन यहाँ के लिए अभी के लिए टू सही है, ठीक है। तो आपको टू भर देना है, फिल कर देना है। और विथ के साथ कैसे सहमत होते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में जब मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर आपको मैं विथ, टू, बाई, फॉर, ये सब के सब पढ़ाऊंगा एक साथ, तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे कहता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको एक सेंटेंस दे देगा, ये सभी 2-2 नंबर के हैं, देख रहे हैं ना। इफ़ यू वर्क हार्ड यू, यहाँ तक लिखेगा इफ़ यू वर्क हार्ड यू। अब इसके आगे आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, बस इससे इसको मतलब नहीं है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेंटेंस सही होना चाहिए और सेंटेंस का कोई अर्थ होना चाहिए। यू के बाद आप लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। मैंने लिखा है विल पास इन द एग्ज़ाम। आगे आप जाएंगे तो आपको कंप्लीट द स्पेलिंग देगा, यानी ये दोनों आधे आधे नंबर के हैं, दोनों को मिला के 1 नंबर के होते हैं। ये जस्टिस है, ये डिसिप्लिन है, ठीक है। आगे पंचुएशन होता है, जो कि आपने कक्षा 8 में भी पढ़ा, कक्षा 9 में भी पढ़ा और कक्षा 10 में भी आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, यानी कैपिटल लेटर,
कामा, इन्वर्टेड कामा, क्वेश्चन मार्क, उन सभी का यूज करना होता है ये जो सेंटेंस दिया है इसको पंचुएट करने में। तो इसको मैं पंचुएशन, चूँकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसको हम पंचुएशन एक अलग वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप बस मॉडल पेपर को देखिए, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। 12वें प्रश्न पर जब आप आएंगे तो आपको ट्रांसलेशन मिलेगा, यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, कोई भी एक वाक्य आपको दे दिया जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि यही वाक्य दिया जाए, कोई भी एक वाक्य आपको दिया जा सकता है और उस वाक्य को आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो अभी के लिए हम इसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि आज इस वीडियो का उद्देश्य इंग्लिश रीडर में प्रश्न कैसे बनते हैं वो समझाना था। अभी हमने इंग्लिश ग्रामर पूरा कंप्लीट नहीं किया है अपने चैनल पर, इसलिए अभी इसको रहने देते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में जब मैं ग्रामर कंप्लीट कर लूँगा तब मैं इस चीज़ को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होती हैं। एक ट्रिक बताऊंगा और आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वाक्य मिलेगा। आगे आपको क्या मिलेगा, 13 पे आपको मिलता है 4 नंबर का प्रश्न। या तो आप एप्लीकेशन लिखिए या फिर एक लेटर लिखिए। तो यहाँ पे कहता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल द फी कंसेशन, यानी फीस माफ़ी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है आपके प्रिंसिपल को। या फिर आप लेटर भी लिख सकते हैं कि राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 1000 रुपीज़ टू बाई बुक्स, यानी अपने पिता को एक पत्र लिखिए जिसमें आप उनसे 1000 रुपये मांगते हैं किताब खरीदने के लिए, ठीक है। डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस, आपको अपना नाम और पता नहीं लिखना है। और यहाँ पे डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर, यहाँ पे आपको नाम और नहीं लिखना है और आपका रोल नंबर नहीं लिखना है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न पर जब आएंगे तो यहाँ पे आपको एक एस्से लिखना होता है। टॉपिक आपको दे दिए जाएंगे, कम से कम 60 वर्ड में आपको एक एस्से लिखना होता है। यहाँ पे देखिए कई टॉपिक हैं कि अ विजिट टू अ होली प्लेस, किसी धार्मिक स्थान पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर, ये आपको हेडिंग दिया है, यानी इंट्रोडक्शन लिखना है उसका। द जर्नी, डिफ़िकल्टीज फेस्ड, सीन एट द रेलवे स्टेशन, हाउ यू एंजॉयड द होली प्लेस, योर एक्सपीरियंस ऑफ द विजिट, ये हेडिंग्स हैं। पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में कुछ शब्द लिखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन के बाद जर्नी, डिफ़िकल्टीज फेस्ड, इसको लिखेंगे, इसमें कुछ शब्द लिखेंगे, यानी ये आपको हेडिंग देता है और उस हेडिंग में आपको लिखना होता है। माई इंग्लिश टीचर, आप अपने इंग्लिश टीचर के बारे में लिख सकते हैं। या फिर द एनुअल फंक्शन ऑफ योर कॉलेज, आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है ये 15 नंबर वाला, ये होता है अनसीन पैसेज, यानी अनसीन का मतलब होता है ना तो आपने देखा है और ना ही आपने पढ़ा है, इसने उठा के दे दिया है और आपको इसे करना है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे एक और है कि ये आपकी पुस्तक के किसी पाठ से नहीं दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इस पैसेज को पढ़ के लास्ट में जो इसके क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पे है कि पेशेंस इज़ बेटर दैन विजडम, एन ओंच ऑफ पेशेंस इज़ वर्थ अ पाउंड ऑफ ब्रेन्स, ऑल मेन प्रेस्ड पेशेंस बट ओनली अ फ्यू कैन प्रैक्टिस इट। It is the medicine which is good for all disease, but it is not every garden that grows the herbs to make it. आगे क्या कहते हैं कि with many people are born crying, live, complaining and die disappointed. They think every other person's burden to be light and their own further to be heavy as lead. In reality, it is their fancy rather than their faith that makes things go so hard with them. Many would be well off if they could but think so. अब आप कहेंगे कि इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले कभी भी आप पैसेज को मत पढ़िएगा, पहले आप पढ़िएगा क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ अ गुड मेडिसिन फॉर ऑल डिसीज़। अब आप वर्ड ढूंढिए, यहाँ पे मेडिसिन एक वर्ड है और एक डिजीज़ वर्ड है, तो ढूंढिए कहीं पे आपको मेडिसिन या डिजीज़ वर्ड मिलता है। तो अब इसको पहले प्रश्न पढ़ेंगे फिर पैसेज पर चलेंगे। तो अब हम फिर से पैसेज पे चलेंगे, ठीक है। अब देखिए कहते हैं कि पेशेंस इज़ बेटर दैन विजडम एंड ओन्स द पेशेंस ऑफ विथ अ पाउंड ऑफ ब्रेन्स, ऑल मेन प्रेज्ड पेशेंस बट ओनली अ फ्यू कैन प्रैक्टिस इट। इट इज़
अ मेडिसिन, देखिए यहाँ पे मेडिसिन मिल गया, इट इज़ अ मेडिसिन विच इज गुड फॉर ऑल डिसीज़, डिसीज़ भी मिल गया। तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा कि पेशेंस, पेशेंस के बारे में ही बात हो रही है ना, तो इट के स्थान पे आपको पेशेंस लिख देना है। उसके बाद इज अ मेडिसिन विच इज गुड फॉर ऑल डिसीज़, और यहाँ पे आप लगा देंगे फुल स्टॉप, और ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी पहला आंसर मिल गया। इस तरह से ढूंढेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, यानी ना तो आपने कभी पढ़ा है और ना ही इस पैसेज को आपने कभी देखा है। अनसीन का मतलब होता है क्वेश्चन को पकड़िए और क्वेश्चन को पकड़ के पैसेज पे आइए, जैसे ही आप पैसेज पे आएंगे उन वर्ड्स को ढूंढिए, और जैसे ही उन वर्ड्स को ढूंढते हैं तो आपको उनका मतलब अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज प्रेज्ड बाय ऑल बट प्रैक्टिस्ड बाय अ फ्यू, तो आप प्रेस्ड ढूंढिए पैसेज में, शुरू से पढ़िए इसको फिर से शुरू से, कि पेशेंस इज बेटर देन विजडम एंड ओंश पेशेंस इज वर्थ अ पाउंड ऑफ ब्रेन्स, ऑल मेन प्रेज्ड पेशेंस बट ओनली अ फ्यू कैन प्रैक्टिस्ड इट। देखिए ये प्रैक्टिस भी मिल गया, पेशेंस भी मिल गया, यानी ऑल मेन प्रेज पेशेंस बट ओनली अ फ्यू कैन प्रैक्टिस इट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरह से आप अनसीन पैसेज को कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके बोर्ड एग्ज़ाम का मॉडल पेपर बनता है। इस मॉडल पेपर के अनुसार हमने इंग्लिश रीडर कंप्लीट कर ली है, और इस मॉडल पेपर के अनुसार आप अपनी इंग्लिश रीडर की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और बाकी बात जो बचती है इंग्लिश ग्रामर की, तो बस मैं सितंबर से पहले ही इसको कंप्लीट करवा दूंगा। लास्ट अगस्त तक ग्रामर भी हम कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद मैं एक मॉडल पेपर और सॉल्व करूंगा, और वहाँ पे मेरा प्रॉमिस है, मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपके लिए ग्रामर भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा जब मैं ग्रामर कंप्लीट करवा लूँगा। इसमें हमने विशेष रूप से इंग्लिश रीडर के प्रश्नों पर ध्यान दिया है, और ग्रामर तो बस मैंने ऐसे ही करा दिया ताकि आप ग्रामर को भी देख लें। अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सकें।